Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 22nd of February 2021। 22 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, सीसैट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एवं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन अस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, मैत्री एंड हिमाद्री आर द टू इंडियन परमानेंट स्टेशंस इन अंटार्कटिका। दूसरा स्टेटमेंट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज द नोडल एजेंसी फॉर इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 is consider the following statements regarding municipal bonds। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, म्यूनिसिपल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर इन्वेस्टर्स ऑफर लोन्स टू द लोकल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर इशूड बाय सिविक बॉडीज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड यूजुअली हैव अ टेन्योर ऑफ 10 years। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द अमृत मिशन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू वन ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3 only। Question number 3 is, an agriculture produce market committee APMC is established by the options are A, local government, B, farmer producer organization, तीसरा है state government, चौथा है authorized local area vendors। Which of the following statements are correct? चौथा है, सवाल है, इन्वेस्ट इंडिया सेटअप इन 2009 इज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर अंडर द। तो ये किसके अंतर्गत आता है? इन्वेस्ट इंडिया। ऑप्शंस आर ए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बी, डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस, सी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, या डी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन्वेस्ट इंडिया किसके अंतर्गत आता है? दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन आप अटेम्प्ट करिएगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। आज के मैप की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का इंपॉर्टेंट मैप। ओके, सो वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी ओपन द मैप हेयर। Okay, so the map which I have taken is the countries around the Baltic Sea। तो Baltic Sea के अराउंड की कंट्रीज मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, लेट मी टेल यू द ट्रिक फॉर दैट। देखो इसकी ट्रिक सीधे मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आपको कंट्रीज दिखा दूंगा। इसकी ट्रिक जो है, लेट मी राइट इट डाउन, रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है ना। तो यहां पे आपको याद रखना है, रूड जर्मनी सेल्स पोलैंड एंड फिनलैंड। तो यहां पे रू इज फॉर रशिया, डी इज फॉर डेनमार्क, जर्मनी इज फॉर जर्मनी, एस इज फॉर स्वीडन, ई इज फॉर एस्टोनिया, एल इज फॉर लातविया, एल इज फॉर लिथुआनिया, देन पी, पोलैंड इज फॉर पोलैंड, फिनलैंड इज फॉर फिनलैंड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 कंट्रीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बाल्टिक सी दिख रहा है, ये बाल्टिक सी बीच में दिख रहा है। अब ये सबसे पहली कंट्री है स्वीडन, ठीक है। इधर है डेनमार्क, रूड का जो डी था और सेल का जो एस था वो स्वीडन था। रूड फिनलैंड, फिनलैंड में मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे देखो रशिया भी टच कर रहा है, ये रशिया वाला पार्ट है। देन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया वाला पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे पोलैंड हो गया और यहाँ पे जर्मनी हो गया। तो रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। सिंपल सी ट्रिक है, बाल्टिक सी के अराउंड की कंट्रीज को याद रखने के लिए ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना। कभी भी आपसे पूछा जाए बाल्टिक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है, तो रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। जिसमें कि रूड क्या है, आर यू इज फॉर रशिया, डी इज फॉर डेनमार्क, सेल का एस जो है दैट इज फॉर स्वीडन, ई इज फॉर योर एस्टोनिया, एल इज फॉर लातविया, एल इज फॉर लिथुआनिया, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है ना। रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। अब एक और चीज देखो कि यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक गल्फ आती है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। याद रखिएगा, देयर इज अ गल्फ बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया आता है, तो स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में आपका गल्फ ऑफ बोथनिया आता है। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है ना। एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड इज बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया एंड रशिया। इन तीनों के बीच में आता है, फिनलैंड, रशिया एंड एस्टोनिया के बीच में आता है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड,
रशिया एंड एस्टोनिया के बीच में आता है गल्फ ऑफ फिनलैंड, याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एस्टोनिया और लातविया के बीच में आता है गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा कम्स बिटवीन एस्टोनिया एंड लातविया, एस्टोनिया और लातविया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा आता है, याद रखिए। गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में आता है, फिनलैंड, एस्टोनिया और रशिया, एस्टोनिया और लातविया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा, और फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया, और बाल्टिक सी मैंने आपको 9 कंट्रीज बता दी, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। अच्छा मैप था, ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है ना। और लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है, जैसे पहली न्यूज है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड द ग्रीन स्टैट नॉर्वे। तो नॉर्वे की कंपनी है ग्रीन स्टैट नॉर्वे एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दे हैव साइंड अ एग्रीमेंट टू सेट अप सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन सेटअप करने वाली है ये दोनों कंट्री मिल करके। कौन कौन सी, इंडिया और नॉर्वे। इंडिया की तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नॉर्वे की तरफ से ग्रीन स्टैट नॉर्वे। नाउ सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन दे विल बी सेटिंग अप, an agreement साइन किया गया है। इट इज अनवील्ड इट्स नेशनल, आफ्टर इंडिया अनवील्ड इट्स नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इंडिया ने अपना नेशनल हाइड्रोजन मिशन अनवील किया, उसके बाद ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन ये सेटअप किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। नॉर्वे की तरफ से ग्रीन सैट, याद रखिए ग्रीन सैट, याद रखिए, दैट इज द थिंग। इसके अलावा आगे मूव करते हैं, COEH ग्रीन स्टार्ट बोलते हैं, स्टैट बोलते हैं, जो भी बोलना है देख लेना। COEH है क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। ये क्या काम करेगा, इट विल फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ इस टेक्नोलॉजी का शेयर करेंगे रिगार्डिंग हाइड्रोजन के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी उसका शेयरिंग करेंगे। एंड द एम इज फॉर डेवलपिंग गुड सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा सेंटर बनाना है। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो अनवील किया गया गवर्नमेंट द्वारा, दैट इज टू एक्सेलरेट द प्लान टू जनरेट कार्बन फ्री फ्यूल फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। मतलब कि कार्बन फ्री फ्यूल को डेवलप करना है एंड हाइड्रोजन का यूज करके वो किया जाएगा। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2021-22 में ये भी फोकस किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन जनरेट करे फॉर द ग्रीन पावर सोर्सेज। ग्रीन पावर सोर्सेज के लिए हाइड्रोजन का जनरेशन किया जाएगा, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है वो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विल आइडेंटिफाई न्यू टूरिस्ट पॉइंट एट सांभर सॉल्ट लेक। सांभर सॉल्ट लेक में जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, इसने नए टूरिस्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। अब बेसिकली ये किसका पार्ट है, ये एक डेजर्ट सर्किट का पार्ट है। जो सांभर लेक है वो डेजर्ट सर्किट का पार्ट है, और डेजर्ट सर्किट ये अलग अलग सर्किट किसके अंतर्गत आता है, ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो स्वदेश दर्शन स्कीम अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सर्किट्स आपको मिलेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट और डेजर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो डेजर्ट सर्किट का हिस्सा आपका सांभर लेक है, उसके नए पॉइंट्स निकाले जाएंगे। और स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन 2014-15। 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा ये लॉन्च की गई थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखें सांभर लेक की, तो इट इज नियरली 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर, एंड इसको सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, एंड इट रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन ऑफ द अरावली रेंज। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन ऑफ द अरावली रेंज। And basically the lake's salt supply was worked by the Mughal dynasty ने इसकी salt supply के बारे में किया था। And later it was jointly owned by the Jaipur and Jodhpur princely states। तो जयपुर एंड जोधपुर के princely states ने इसको ओन किया। रामसर साइट का ये पार्ट है, और ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, और इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर 1990 में डिक्लेयर किया गया था। 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ साइट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके यहाँ जो वेजिटेशन होता है उसको जीरो फाइट बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो डेजर्ट आपका वेजिटेशन होता है उसको जीरो फाइट्स बोलते हैं। जीरो फाइट्स मतलब कि पानी बहुत कम चाहिए रहता है ना, इनको पानी बहुत कम चाहिए रहता है, इसलिए जीरो फाइट्स कहलाते हैं। जीरो फाइट्स की जो लेंथ, जो रूट्स होती है, बहुत ज़्यादा डीप जाती है, क्योंकि पानी की खोज में बहुत अंदर तक चली जाती है, ठीक है। एक ये भी याद रखेगा। एंड इट इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्राइन सॉल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। और यहाँ के फौना में फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स, वाटरफॉल्स की सारी चीज़ें आती हैं।
कुछ नियर बाय प्लेसेस हैं जिसमें शाकंबरी देवी टेम्पल आता है, सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। तो शाकंबरी देवी टेम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपका राजस्थान वाला पार्ट है, याद रखेगा, सांभर लेक के पास है ना। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बता दी आपको, याद रखेगा। इंडिया वेटेड टिल चाइनीज पुल्ड देयर ट्रूप्स, तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी वो बोली है कि हमने तब तक वेट किया जब तक चाइना वाले चले नहीं गए, उसके बाद ही हमने अपनी इन्फेंट्री को रिमूव किया था। एंड दैट इज गुड ऑल्सो, क्योंकि चाइना ऐसा नेबर नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके आसानी से, और उसके जाने का तो वेट करना ही चाहिए था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। पहले मैं न्यूज आर्टिकल्स बता दूंगा, उसके बाद ही आपको एडिटोरियल्स में ले आऊंगा, है ना, ताकि एक बार वन गो में पूरी चीजें हो जाए। लेट मी टेल यू द आंसर फर्स्ट। आंसर मैं थोड़ा बताता हूँ, चलूँ, है ना, आंसर्स भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैंने पूछा था मैत्री एंड हिमाद्री आर द 2 परमानेंट स्टेशंस इन अंटार्कटिका। देखो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि हिमाद्री जो है वो आर्कटिक का है। एक आपको क्लियर चीज मैं बता देता हूँ, देखो हिमाद्री जो है, हिमाद्री वो आपका आर्कटिक का है, दैट इज द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन फॉर आर्कटिक। वहीं पे अंटार्कटिका में जो पहला था वो था दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री पहला था, फिर आपका मैत्री आया था, ठीक है, मैत्री है, फिर एक आपका भारती रिसर्च स्टेशन भी है। तो मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका के हैं। हिमाद्री इज फॉर योर आर्कटिक। तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि रिगार्डिंग म्युनिसिपल बॉन्ड, इसका आंसर होगा 1 और 2। तीसरा गलत है क्योंकि ये पहली बार अटल मिशन की तरफ नहीं आता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तीसरा सवाल पूछा था एपीएमसी कौन एस्टैब्लिश करता है, तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। एंड चौथा सवाल मैंने आपसे पूछा था इन्वेस्ट इंडिया जो कि किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बता दूं, इन्वेस्ट इंडिया को 2020 का अंकटाड का अवार्ड मिला था, है ना, नेशनल यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड मिला था, यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड मिला था। और ये भी कहा गया, ये इसके बारे में थोड़ा और बता दूं कि इन्वेस्ट इंडिया जो है इट्स अ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। इंडिया की ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है, और ये नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि 2009 में बनाया गया था अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स के साथ, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है प्रिजर्विंग द कल्चर इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे थे तो वो आपको बता दूं कि जो पहला एफर्ट था द कंट्रीज अर्लीस्ट हेरिटेज लॉज टू कंजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल वैल्यूज आर द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट ऑफ 1972। तो 1972 में एक एक्ट आया था, द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट, द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 का आया था। इट वॉज इनैक्टेड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मूवेबल कल्चरल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल कल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल के लिए और उसके सुपरविजन के लिए इसको लाया गया था। इंडिया ऑल्सो बिकेम सिग्नेटरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एंड नेशनल हेरिटेज इन 1977। तो 1977 में इंडिया किसका पार्ट बन गया, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एंड नेशनल हेरिटेज। याद रखिएगा, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एंड नेशनल हेरिटेज इन 1977। तो याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एंड नेशनल हेरिटेज का पार्ट इंडिया 1977 में बन गया था, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा हमने सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ये भी लेकर रखा है 2003 में, ठीक है ना। इंडिया ऑल्सो केम अप विद द कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। इट ऑल्सो केम इनटू इफेक्ट इन 2003। तो 2003 से ये भी इफेक्ट में आ गया, कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन 2003। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट्स फॉर्म के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके जैसे इंडिया में एक पारंपरिक कारीगर नाम का एक एसोसिएशन बनाया गया है। कुछ कोविड के टाइम पे जो एसोसिएशन आए हैं, पारंपरिक कारीगर, इट वाज फॉर्म्ड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द ट्रेडिशनल आर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू द क्राफ्टमैन फेस्ड एंड अब्रप्ट ड्रॉप इन रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखो, पारंपरिक कारीगर जो है कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज्यादा इसके रेवेन्यू में कमी आई। पारंपरिक कारीगर क्या है, एक एसोसिएशन है विच वाज देयर फॉर्म्ड टू प्रमोट द ट्रेडिशनल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पारंपरिक कारीगर नाम की एसोसिएशन को बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन कोविड के टाइम, अब कोविड के इम्पैक्ट को बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। और यहाँ पे कुछ आर्ट फॉर्म्स के नाम है, जैसे मधुबनी है बिहार का, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है याद रखिएगा ताला मड्डेल या ताला मड्डेल याद रखेगा,
ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, एक वेरिएंट है यक्षगान थिएटर का। यक्षगान थिएटर का वेरिएंट है ताला मड्डेल। यक्षगान खुद कहाँ का है? यक्षगान आपका कर्नाटका का है। कर्नाटक, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऑलरेडी, है ना, यक्षगान पूछा हुआ है। ताला मड्डेल क्या है? इसका वेरिएंट है, इट्स अ वेरिएंट ऑफ यक्षगान है, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कुछ सोल्यूशन भी बताए, जैसे कि डिजिटाइजेशन करो अगर आप, तो डिजिटलाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा इस आर्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है। वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल टूर, वर्चुअल समिट्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। फिर बजट में इस बार जो प्रोविजन है वही बढ़ाया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि बजट का प्रोविजन बढ़ाया गया है। फिर ऑथर आर्टिकल 51AF के बारे में बताता है, जो बोलता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज इज अ शेयर्ड कमिटमेंट, हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है ये, एंड ये हमारी ड्यूटी के अंतर्गत भी आता है। आर्टिकल 51AF के अंतर्गत आता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। तो ये भी एक न्यूज आइटम था जो कि बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया एंड मालदीव्स साइन डिफेंस पैक्ट। अगली जो न्यूज है वो है इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है वर्थ $50 मिलियन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग विजिट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू मालदीव्स। तो मालदीव्स में उन्होंने मालदीव्स के साथ साइन किया है। बोथ द साइड्स हैव एग्रीड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। ऑब्वियसली बात है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में जब आप नेबरहुड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखेंगे, अगर मालदीव्स के साथ आता है आपका, तो ये डिफेंस पैक्ट और ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम यहाँ पे भी है स्पोर्ट्स सेक्शन में भी, वो भी आपको पहले दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नोवाक जोकोविच है, ही हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल लगातार उनको मिला है। और महिलाओं में ये मतलब कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाओमी ओसाका को मिला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन इन वुमेन, और नोवाक जोकोविच, तो NONND, नोआमी ओसाका एंड ये। तो ये इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फेसबुक ने जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आइटम्स को न्यूज़ को नो बोला, तो इससे ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? नोआमी ओसाका एंड नोवाक जोकोविच। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। जोकोविच का 18th ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल है, एंड अब ये बस फेडरल और नडाल के 20-20 के टाइटल से बस 2 पीछे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक टाइटल सबसे, मतलब एक ही इवेंट को सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो वो राफेल नडाल ने जीता है, 13 बार जीता है। रोलांड गरोस, यानी कि आपका जो फ्रेंच ओपन है उसको 13 बार जीता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिनके हम डिस्कस करेंगे। पहला लीड एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द वॉइस वोट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सब्टरफ्यूज। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है भी रिसेंटली कर्नाटका ने क्या किया, स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल को पास किया। कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल। तो इन्होंने जब ये बिल पास किया, तो इसको उन्होंने देखो, जो दूसरा हाउस था उसमें इन्होंने वॉइस वोट से पास कर दिया। अब वॉइस वोट में वहाँ पे इतनी मेजॉरिटी थी नहीं, जो रूलिंग पार्टी थी उसकी इतनी मेजॉरिटी थी नहीं, फिर भी ये वोट पास हो गया। अब ऑथर ने वही चीज़ उसी को इशू उठाया है और ये बोला है कि ये ऐसा मतलब कैसे हो रहा है कि बहुत सारे बिलों को इस तरीके से एस्केप रूट से पास किया जाता है। अब यही चीज़ सेम इंडिया की जो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने भी हुआ, जब फार्म बिल्स को इसी तरीके से वॉइस वोट से पास किया गया था, और बहुत जल्दी बिना किसी डिस्कशन के। ना केवल वॉइस वोट से पास हो रहे हैं, दूसरा जो इशू ये आ रहा है कि वो बिना किसी डिस्कशन के पास हो रहे हैं। तो इसको लिखते जाओ, इशू क्या क्या ऑथर ने बताया। देखो, पहला तो ये है कि एक तो आप लेट मी चेंज दिस। पहला तो इशू ये है कि वॉइस वोट से पास होना है, ठीक है ना। दूसरा इशू ये है कि विदाउट मच डिस्कशन पास होना है। तीसरा, दे आर नॉट रेफर टू द सेलेक्ट कमिटीज को रेफर नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। नाउ दीज आर द इश्यूज विच आर कमिंग आउट। वॉइस वोट से पास हो रहे हैं, विदाउट एनी डिस्कशन पास हो रहे हैं, और दे आर नॉट रेफर्ड टू एनी सेलेक्ट कमिटीज। दिस इज अनदर इशू। चौथा जो इशू इस आर्टिकल में, आपको बस इशू बताता जा रहा हूँ, बिल्कुल इजीली बताता जाऊंगा, है ना। चौथा जो इशू इसमें आर्टिकल में बताया गया वो ऑर्डिनेंस रूट है। ऑर्डिनेंस रूट भी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ऑर्डिनेंस रूट जो कि एक्सेप्शन होना चाहिए था, दैट हैज बिकेम अ रूल नाउ। ऑर्डिनेंस जो कि एक्सेप्शन होना चाहिए था वो रूल बन चुका है। एंड फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बिल रिफ्यूज। तो ये क्या है, क्या कर रहे हैं लोग कि जो कोई भी बिल अगर अपर हाउस को इनको एलिमिनेट करना होता है या अपर हाउस को एस्केप करना होता है, तो वो मनी बिल तरह पास करते थे। सबसे बड़ा जो एग्जांपल है मनी बिल का वो है आधार बिल। तो मैंने आपको कुल मिलाकर के 5 बड़े इशू उठा दिए हैं जो कि पार्लियामेंट में चल रहे हैं, जो कि है। पहला मैंने क्या बोला, पासिंग द बिल बाय वॉइस वोट।
दूसरा मैंने आपको क्या बोला, विदाउट एनी डिस्कशन। तीसरा मैंने आपको क्या बोला कि मनी बिल की तरह पास कर देते हैं। चौथा बिल मैंने क्या बोला, सेलेक्ट कमिटीज को रेफर नहीं करते हैं। और पांचवा मैंने क्या बोला, कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आई वांटेड टू मेंशन हेयर, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगला जो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि राज्यसभा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है। इंडिया में भी अपर हाउस का रोल बहुत ज़्यादा है, राज्यसभा का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ये बोला जाता है कि जो लोकसभा है एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल, है ना। माना क्या जाता है कि लोकसभा जो है वो सिंस वो मतलब कि पीपल्स काउंसिल है और लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आ रहे हैं, इसलिए वो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करता है। जबकि राज्यसभा जो है उसके अंदर अपने आप बड़े प्रॉब्लम्स हैं। राज्यसभा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई किसी भी स्टेट का व्यक्ति कहीं के किसी दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है। तो लेकिन फिर भी राज्यसभा का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, रोल भी दिखा दो, देख लो। सबसे पहला पार्ट है, किसी पॉइंट पे अगर डिस्कशन होता है तो इट गिव्स अ वेरीड इनरिचमेंट। काफी लोगों का जब दिमाग लगेगा किसी एक बिल पे, और लोगों का दिमाग लगेगा, दूसरे व्यू पॉइंट आएंगे, तो इसका एनरिचमेंट होगा। दूसरी चीज जो हेस्टीनेस है, मतलब हेस्टीनेस को रोकता है। कैसे, कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसको थोड़े दिनों का ब्रेक लगा देगा, उसमें डिस्कशन करना शुरू कर देगा। तो जो इस तरह के हरीड लेजिस्लेशन है उनको रोकने की कोशिश करता है राज्यसभा। कई जगहों पे उसकी पावर लोकसभा के बराबर भी है, तो कई बिल ऐसे रुक भी जाते हैं ना। लेकिन इस तरीके के रिफ्यूज लेना, इस तरीके के स्केप रूट लेना, ये सही नहीं है। और इससे होता क्या है कि जो आपका मेन पर्पस है राज्यसभा को बनाने का, फिर वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। एंड राज्यसभा इज अनडाउटेडली इनपरफेक्ट। ऐसा नहीं कि राज्यसभा परफेक्ट है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सोच करके उसको बनाया गया है। एंड अगर उसके रोल को आप इस तरीके से एस्केप रूट के थ्रू एस्केप करोगे तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द इंटायर डेमोक्रेसी, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है द ब्लैंक पेजेस इन इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर ऑथर ने वही कोविड-19 ऑनलाइन लर्निंग किस तरीके से उसकी इफेक्ट हुआ और उसका क्या इंप्लीकेशन हुआ। तो सबसे पहली बात ऑथर ने बोला कि लगभग 300 मिलियन बच्चे ऐसे थे अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स हु आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ स्कूल इन इंडिया, ठीक है ना, जो कि इंडिया में स्कूल से बाहर रिपोर्ट किए गए हैं। नाउ ऑथर सेज मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। और उन्होंने सबसे पहले बात बोली है कि कोविड-19 के टाइम पे एक वेव चली किसकी, डिजिटल लर्निंग की। देयर वाज अ वेव ऑफ डिजिटल लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, गवर्नमेंट की भी गलती नहीं थी, स्कूल की भी गलती नहीं थी, करना जरूरी था। लेकिन बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे लैकुना थे जो कि थे। सबसे बड़ा लैकुना ये था कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, कहीं अब किस तरीके से रिसोर्सेज की कमी थी, किसी के पास ना तो मोबाइल था, ना किसी के पास लैपटॉप था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास अगर मोबाइल है भी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत ऐसे हैं जिनके पास ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना ही मोबाइल है, ना ही लैपटॉप है। तो ये जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा जो इशू था वो गर्ल्स के साथ था। गर्ल्स स्टूडेंट जो थे दे वर गिवन वेरी हाउस होल्ड वर्क्स, घर के काम वो करने लगे। हाउस होल्ड वर्क, घर के काम करने लगी। अब जब कोविड का टाइम है, सब लोग घर पे ही रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है माँ का हाथ बटाना, ये करना वो करना, ये सारे काम तो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, लड़के तो नहीं कर रहे थे इतनी मदद, लेकिन लड़कियों का बहुत ज्यादा ये था कि वो मदद करने लगी और काम करने लगी। इस कारण से वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाई। और जो लड़के थे, बॉयज में प्रॉब्लम क्या थी कि दूसरी चीजों में चले गए, जैसे कि मैगजीन में चले गए, गेम्स में चले गए, है ना। तो दीज आर द इश्यूज विच वर हैपनिंग। चौथा जो इसमें इशू था मेजर, वो ये था कि स्कूल एंड टीचर दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे। नाइदर स्कूल्स नॉट टीचर्स दे वर रेडी फॉर दिस, सो दे वर नॉट देखो क्या होता है, इट इज टेक्नोलॉजी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यू कैन नॉट से कि आप किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार तुमको ऑनलाइन या जूम में मीटिंग कंडक्ट करते क्यों नहीं आता, या तुमको ऑनलाइन क्यों नहीं आते बनता, ठीक है ना। आई हैव सीन मेनी आईपीएस ऑफिसर्स, आई हैव सीन मेनी आईएएस ऑफिसर्स हु डोंट नो हाउ टू डू सेट अप अ जूम कॉल, हु डोंट नो हाउ टू सेट अप अ वर्चुअल मीटिंग। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसा नहीं होता कि आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे होते हो तो भी आपको चीजें नहीं पता होती, और इसलिए एक टीचर से ये उम्मीद करना कि यार नहीं आपको जूम कॉल या गूगल मीट या कोई भी चीज आपको करते आनी ही चाहिए। तो दैट इज द थिंग विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग इश्यूज कि लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली या कहना चाहिए डिजिटली लिटरेट नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये बहुत जरूरी चीज है, आपको नहीं आएगा तो भी आपकी जिंदगी चल जानी चाहिए। किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरीके का कोविड-19 का टाइम ऐसा आएगा, ठीक है ना। सो ये बेसिकली एक और चीज थी।
जो कि इशू था कि टीचर्स वर नॉट प्रॉपरली ट्रेन, टीचर्स वर नॉट रेडी। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में प्रिपरेशन कम है या इंडिया के पास चीज़ें नहीं है। जैसे इंडिया के पास ई पाठशाला ऐप है। ई पाठशाला ऐप आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का है, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 1 to 12 आपको मिल जाएगी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। देन स्वयं प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास, जिसमें लगभग 1900 कंप्लीट कोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग वीडियोज, कंप्यूटर वीकली असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन क्रेडिट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। देन स्वयं प्रभा आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स। स्वयं प्रभा आपका ग्रुप ऑफ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स है, डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग द एजुकेशनल प्रोग्राम, जो कि केवल एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करता है स्वयं प्रभा, है ना। अब देखो ये दिखता तो इंप्रेसिव है, लेकिन पिटफॉल्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि डिजिटल लर्निंग हैज बीन वेरी चैलेंजिंग इन इंडिया। द इनिशिएटिव फेल टू टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग डिवाइड्स, स्पेशल, डिजिटल, जेंडर एंड क्लास। 4 तरीके के डिवाइड्स हैं जो कि अभी इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव्स ने इंक्लूड नहीं किए। पहला स्पेशल डिवाइड यानी कि लोकेशन बेस्ड, देन आपका डिजिटल डिवाइस यानी डिवाइड यानी कि किसी के पास डिजिटल लिटरेसी है, किसी के पास नहीं, किसी के पास इक्विपमेंट्स है, किसी के पास नहीं। देन जेंडर डिवाइस यानी मेल एंड फीमेल, एंड देन क्लास डिवाइड यानी रिच एंड पुअर। तो 4 तरीके की डिवाइड, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 4 तरीके के जो डिवाइड की बात यहाँ पे ऑथर ने की है। डिवाइड कौन कौन से हैं आपके? स्पेशियल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, जेंडर डिवाइड एंड क्लास डिवाइड। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिवाइड्स विच आर देयर, है ना। और ये जो कोविड-19 द स्पेशलिस्ट ने एक्सपोज किया है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सर्वे हुआ था प्रमोटेड बाय द सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज। उसने ये भी बताया है कि लगभग 3176 घरों में उन्होंने सर्वे किया, और उसमें ये पता चला कि 50% बच्चे तो अब स्कूल जाने में अंडर कॉन्फिडेंट है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है, केवल 50% को ही कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है स्कूल रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन 50% को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कोविड-19 का आफ्टर इम्पैक्ट भी, ऐसा नहीं कि जब तक वो है तभी तक इम्पैक्ट है। और इसके अलावा कोविड-19 के कारण अब देखो सिर्फ स्कूल्स प्रभावित नहीं हो रही, बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन प्रोग्राम होंगे, सारे इंपैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। इसके अलावा एक राजस्थान का स्पेशल केस भी उन्होंने बताया कि राजस्थान एजुकेशन जो है वो और ज्यादा पुअर स्टेट पे है, सेकंड वर्स्ट इन ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया, एंड 20% ऑफ द गर्ल्स इन द एज ग्रुप 15 to 16 आर आउट ऑफ द स्कूल, जबकि नेशनल एवरेज केवल 13.5% का है। तो मतलब कि राजस्थान और ज्यादा पुअर स्टेट पे है, ठीक है ना। और इसके अलावा और अगर हम चीज़ें देखें कि क्या चीज़ें ऑथर ने बताई है, तो एजुकेशन के बारे में उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे एनजीओज का उन्होंने तारीफ किया कि एनजीओज ज़्यादा बेटर परफॉर्म किए, उन्होंने जा करके पढ़ाया, बच्चों को जा करके पढ़ाया, और ऑनलाइन को थोड़ा उन्होंने रेजिस्ट किया और फिजिकल प्रेजेंस को ज़्यादा वैल्यू दी। तो दैट वाज द फर्स्ट गुड थिंग। दूसरी उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है उसके लिए अगर हमको बात करनी तो हमको जेंडर डिवाइड और आपने डिजिटल डिवाइड, ये सारे डिवाइड्स दूर करने पड़ेंगे, तभी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। जेंडर डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि हमको ये भी कोशिश करनी चाहिए दैट कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें अलग से एक फोकस गर्ल्स के ऊपर रखें और जल्दी जल्दी इनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अलावा रिमीडियल ट्यूशंस की व्यवस्था की जाए। रिमीडियल ट्यूशंस का मतलब क्या है कि मतलब जो चीज़ आपकी मिस हुई है उसके लिए आपको ट्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँ, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। इसके अलावा जो सीरियसनेस अगर आप दिखाना चाहते हो तो 6% ऑफ GDP एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करिए एजुकेशन में, जैसा कि प्रेसिडेंट ने भी कहा है, बड़ी रिपोर्ट्स ने भी यही कहा है कि कम से कम 6% ऑफ GDP आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है क्लीन एनर्जी पोस्ट कोविड-19। तो ऑथर ने वही कहा कि कोविड-19 के टाइम के बाद अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी का एक दौर आया है और लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना और लोगों ने इसकी वैल्यू को समझना शुरू किया है, ठीक है ना। अब एक रिपोर्ट के बारे में है जो कि UN स्केप ने निकाली है। UN स्केप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इट इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की 5 रीजनल कमीशंस हैं। उन 5 रीजनल कमीशंस में से एक आपकी UN स्कैप है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। याद रखिएगा इकोसॉक के अंदर 5 रीजनल कमीशंस हैं, उन 5 में से एक आपकी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक है। द कमीशन इज कंपोज्ड ऑफ 53 मेंबर स्टेट्स एंड 9 एसोसिएट मेंबर्स। याद रखिएगा इस कमीशन के अंतर्गत 53 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। दे आर मोस्टली फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक। एक
इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि यूएनएसकैप के मोस्टली मेंबर्स फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक है, मोस्टली, नॉट ऑल, क्योंकि इसमें बाहर के मेंबर्स भी, जैसे कि फ्रांस हो गया, नीदरलैंड होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो अगर आपसे कभी यूपीएससी पूछे कि यूएनएसकैप के सारे मेंबर मतलब एशियन है, तो एशिया पैसिफिक के हैं, तो वो भी गलत है, ठीक है ना। इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है शेपिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर इन एशिया एंड द पैसिफिक, शेपिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि एक ग्रीनर, एक ज्यादा रेजिलिएंट और एक ज्यादा इंक्लूसिव सिस्टम की बात करता है। और यूएनएसकैप के अंदर इस रिपोर्ट के अंतर्गत बात करता है कि अब और जरूरत है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बिल्कुल एलिमिनेट करें और रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट करें, है ना। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, काफी ज्यादा एक हेल्दी पेस में चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट। आपको हमारा पता ही होगा कि सबसे पहले हमने बोला था कि 2022 तक हमको 175 गीगावाट चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से। अब हम बोल रहे हैं कि 2030 तक हमको 450 गीगावाट चाहिए। तो काफी ज्यादा एक बड़ा, काफी एम्बिशियस प्लान हमने लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। और एक और अच्छा इस एनालिसिस किया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा जॉब डेवलपमेंट होता है, उसमें जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं और फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट से ज़्यादा जॉब्स उसमें डेवलप होती हैं। तो एक अच्छी बात ये भी रहेगी कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करते हो तो आप जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। और पेरिस क्लाइमेट डील का जो टारगेट है कि 2 डिग्री से कम आपको टेम्परेचर रखना है, तो वो भी अगर आप चाहो तो पूरा कर सकते हो। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू and have a nice day.